ट्वेल्थ यूपी बोर्ड एग्जाम 2026 बायोलॉजी संपूर्ण बायोलॉजी कंप्लीट रहने वाली है। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे सही विकल्प चुनकर अपने उत्तर पुस्तिका में लिखिए। यदि किसी पौधे की पत्ती की कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या 24 है तो उनमें भ्रूकोश में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी? 36। सेकंड है इंटरस्टेलियम की जो मेटा किसमें पाए जाते हैं? यूनिवैलेंटस में। नेक्स्ट है अम्लीय वर्षा सर्वप्रथम देखी गई अमेरिका में। नेक्स्ट है द्विसंकर टेस्ट क्रॉस का अनुपात क्या है? 1:1:1:1 में। निम्नलिखित में से किस पौधे में जल का द्वारा परागण होता है? जोस्ट्रा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा आनुवंशिक कोड या जेनेटिक कोड की विशेषता नहीं है? जेनेटिक कोड संगठित और असामान्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिंदु उत्परिवर्तन किसे कहा जाता है या किसे कहते हैं? इसका एक उदाहरण दीजिए। बिंदु उत्परिवर्तन वह आनुवंशिक परिवर्तन जो डीएनए के द्विकुंडल या डबल हेलिक्स में केवल एक एकल क्षार युग्म सिंगल बेस पेयर के बदलने के कारण होता है। यह परिवर्तन जीन के भीतर होता है और एक एकल न्यूक्लियोटाइड्स के प्रतिस्थान विलोपन या निवेश से उत्पन्न होता है या हो सकता है। यह परिवर्तन एमआरएनए के कोडान को बदल देता है जिससे प्रोटीन की अमीनो एसिड श्रृंखला में बदलाव आ सकता है या कभी कभी एक अपरिवर्तित भी रह सकता है। उदाहरण है इसका कोई प्रसिद्ध उदाहरण सिकल सेल एनीमिया है। इस रोग में हीमोग्लोबिन का बीटा ग्लोबिन श्रृंखला को कूटबद्ध करने वाले जीन में एक एकल क्षार प्रतिस्थापन होता है। डीएनए में जीएसएस कोडान जीटीएस में बदला जाता है जिसके परिणामस्वरूप एमआरएनए में जीयूजी बन जाता है। इससे ग्लूटामिक अम्ल के स्थान पर वैलिन नामक अमीनो अम्ल आता है। यह परिवर्तन लाल रक्त कोशिकाओं के आकार को बिगाड़ देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव जीनोम परियोजना की कोई दो विशेषताएं बताएं। मानव जीनोम परियोजना HGP एक पर महापरियोजना थी जिसका उद्देश्य मानव जीनोम में उपस्थित लगभग 3.16 बिलियन क्षार युग्मों के अनुक्रम को निर्धारित करना था। इसकी दो प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। फर्स्ट है संपूर्ण न्यूक्लियोटाइड्स अम्ल का निर्धारण। HGP का मुख्य लक्ष्य मानव डीएनए के पूरे अनुक्रम को ज्ञात करना था जिससे 20,000 से 25,000 जीनों को बदलने वाले सभी क्षार युग्मों को क्रम ATGC के सटीक पहचान करना शामिल था। इसमें से वैज्ञानिक को मानव जीनोम की संपूर्ण ब्लूप्रिंटिंग प्राप्त हुई। नेक्स्ट है जीनों की पहचान और मानचित्रण। इस परियोजना की दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता मानव जीनोम में उपस्थित सभी जीवों की पहचान करना और गुणसूत्रों की उनकी सापेक्ष स्थिति का मानचित्रण या मैपिंग करना था। इसका तात्पर्य यह पता लगाना था कि कौन सा जीन किस कार्य के लिए जिम्मेदार है और यह किस गुणसूत्र पर कहाँ स्थित है। यह भविष्य की चिकित्सा पद्धति और रोगों के उपचार की दिशा में एक महत्वपूर्ण आधार बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोगों का जैव नियंत्रण के रूप में प्रयोग होने वाले किसी एक जीवाणु का नाम या एक कवक का नाम लिखिए। आंसर है जैव नियंत्रण हानिकारक कीटों और पौधों के रोगों को नियंत्रित करने के लिए प्राकृतिक शिकारियों परजीवियों और रोगजनकों के जैव तरीके का उपयोग किया है जिससे रासायनिक कीटनाशकों पर निर्भरता कम होती है। जैव नियंत्रण के रूप में प्रयोग होने वाले जीवाणु और कवक के नाम। फर्स्ट जीवाणु बैसिलस थ्यूरिंजिनस सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला जीवाणु है। या कुछ कीटों में जैसे लेपिडोप्टेरॉन शिशु और कोलियोडेप्टेरॉन भ्रूण के लिए ट्रिप्सिन प्रोटीन का उत्पादन करता है। इसका उपयोग विशेष रूप से बटरफ्लाई कैटरपिलर के नियंत्रण में किया जाता है। किसान सूखे बीजाणुओं को जल में मिलाकर फसलों पर छिड़काव करते हैं। यह कीट जिसे खाता है तो टॉक्सिन उनकी आंत में सक्रिय होकर मार देता है। सेकंड कवक ट्राइकोडर्मा प्रजाति पौधे के रोग के जैव नियंत्रण में बहुत प्रभावी है। ये मुक्त जीवक कवक है जो जड़ों के पारिस्थितिकी तंत्र में सामान्य रूप से पाए जाते हैं। ये कई पादप रोगजनकों विशेष रूप से जड़े रोगजनक के प्रति प्रतिरोधी के लिए कार्य करते हैं और पौधों को मृदा जनित रोगों से बचाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सहायक जनन तकनीकी मानव के लिए किस प्रकार सहायक है? ZIFT और GIFT इंट्रायूरेटाइन ट्रांसफर किस तरह भिन्न है? सहायक जनन तकनीकी उन चिकित्सा विधियों में समूह है जो बांझापन से पीड़ित रोगों को संतान उत्पन्न करने के लिए मदद करते हैं। बांझापन वह स्थिति है जब 1 साल के अनियमित
असुरक्षित यौन संबंध के बाद गर्भधारण भी नहीं हो पाता। बांझापन का समाधान। ये तकनीकी उन पुरुषों और महिलाओं के लिए दोनों के लिए प्रभावी है जिनमें युग्मक नर जनन कोष का बनने में समस्या या डिंबवाहिनी नलिकाओं में रुकावट है। उदाहरण के लिए पात्र निषेचन में शरीर के बाहर निषेचन करवाया या कराकर भ्रूण को स्थापित किया जाता है। सेकंड है मनोवैज्ञानिक राहत। संतान न होने के कारण उत्पन्न होने वाले मानसिक तनाव और सामाजिक दबाव के कम करने में ये तकनीकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सेकंड है युग्मक दान का उपयोग। ये तकनीकी उन जोड़ों को बच्चे पैदा करने में सक्षम बनाते हैं जो स्वयं कार्यात्मक अंडाणु या शुक्राणु उत्पन्न नहीं कर सकते, जिससे वे दाता से युग्मक प्राप्त कर सकते हैं। सेकंड है आनुवंशिक रोग निवारण। कुछ उत्पन्न प्रक्रियाओं में भ्रूण को गर्भाशय में उपस्थित करने पहले आनुवंशिक रोगों के लिए उनकी जांच की जाती है। यह सुनिश्चित करता है कि जन्म लेने वाला शिशु आनुवंशिक दोषों से मुक्त हो। ZIFT, GIFT और UIT से भिन्नता। ZIFT, GIFT और UIT अंतःगर्भाशय स्थानांतरण सहायक जनन तकनीकी की 3 प्रमुख स्थानांतरण विधियां हैं। इनके बीच मुख्य अंतर यह है कि किसी स्थानांतरित किया जाता है और कहाँ स्थानांतरित किया जाता है। तकनीकी सामग्री या स्थानांतरित होता है। प्रक्रिया स्थान निषेचन की स्थिति। ZIFT युग्मनज अंतः डिंबवाहिनी स्थानांतरण। युग्मनज या 8 कोशिकाएं तक का प्रारंभिक भ्रूण डिंबवाहिनी नलिका में शरीर के बाहर। GIFT युग्मक अंतः डिंबवाहिनी स्थानांतरण। युग्मक शुक्राणु और अंडाणु दोनों को एक साथ डिंबवाहिनी नलिका में शरीर के अंदर। UID भ्रूण जिसमें 8 से अधिक कोशिकाएं हों गर्भाशय में सीधे शरीर के बाहर। सेकंड क्वेश्चन है प्रतिरक्षी अणु की संरचना का नामकरण चित्र बनाइए, इसकी रासायनिक प्रक्रिया का उल्लेख कीजिए, जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। प्रतिरक्षी अणु की संरचना एवं रासायनिक प्रकृति। संरचना। प्रतिरक्षी अणु जिसे इम्यूनोग्लोबुलिन भी कहते हैं, एक वायु प्रकार की संरचना है। चतुर्लक संरचना। H2L2 यह 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला से मिलकर बना होता है। 2 समान भारी हैवी H श्रृंखलाओं और 2 समान हल्की लाइट श्रृंखलाएं। बंधन। ये सभी श्रृंखलाएं आपस में डेप्टाइड बंधों द्वारा जुड़ी होती हैं। क्षेत्र। प्रत्येक श्रृंखला में 2 भाग होते हैं। नंबर 1 परिवर्तित क्षेत्र। यह वायु की भुजाओं के सिरों पर होता है। यह प्रतिजनन के विशिष्ट रूप से जुड़ने का काम करता है। सेकंड है स्थिर क्षेत्र। यह प्रतिरक्षी के आधार पर निचले भाग का निर्माण करता है। ये रहा आपका डायग्राम। रासायनिक प्रकृति। प्रतिरक्षी अणु की रासायनिक प्रकृति प्रोटीन की होती है। यह विशेष रूप से ग्लोबुलिन प्रोटीन वर्ग संबंधित होते हैं, इसलिए इन्हें इम्यूनोग्लोबुलिन कहा जाता है। इसका निर्माण शरीर के बाहर प्रतिरक्षा प्रणाली में प्लाज्मा कोशिकाएं, बी लिम्फोसाइट कोशिकाओं से विकसित द्वारा किया जाता है।